Welcome students to the online classes of English subject class 12 यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोज का लेसन नंबर 1 ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ेंगे। ये पाठ लिखा है विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वे 1950 में भारत घूमने के लिए आए थे। उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने अविस्मरणीय अनुभवों का जिक्र इस पाठ में किया है। उन्होंने बताया कि मैं जिस ट्रेन में जा रहा था वो बहुत धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी और लगभग हर स्टेशन पर रुकती थी। हर स्टेशन पर मैं उतरकर लोगों से बातचीत करता था और लोगों की राय सरकार के प्रति जानने की कोशिश कर रहा था। एक स्टेशन पर मुझे कुछ बच्चों के झुंड ने घेर लिया। वे टोकरियां बेच रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक छोटी सी शरणार्थी लड़की थी। वह अपनी टोकरी बेचने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, लेकिन वह अपनी टोकरी बेचने के लिए जो प्रयास कर रही थी उसके कारण मैंने उसकी मेहनत को देखकर उसे कुछ पैसे खैरात के रूप में देना चाहे, लेकिन लड़की ने पूरे स्वाभिमान के साथ वो पैसे मुझे वापस कर दिए। लेखक कहता है कि मैं उस लड़की की बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उस छोटी सी लड़की ने मुझे भारतीय लोगों की जीवंतता और उनके परिश्रम की भावना का एहसास करा दिया। वो कहते हैं कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे भारत से प्यार हो गया है। अब हम इस पाठ की लाइन टू लाइन हिंदी समझेंगे और पूरे पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेखक कहता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और फिर आगे रानीखेत तक कार से जाना था। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत एक पुराना अंग्रेजी हिल स्टेशन था जो कि 6000 फुट की पहाड़ी पर बसा हुआ था, जिसके ठीक सामने 120 मील तक फैला हुआ स्नो कैप्ड बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत था। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी धीरे थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। और यह रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉकड द प्लेटफार्म। हर स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफार्म उन दिनों लोगों से भरे हुए थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट यानी व्यापारी, प्रीस्ट यानी पुजारी, पोर्टर यानी कुली, बैगर यानी भिखारी, हॉकर्स यानी रेहड़ी खमचों वाले, इस तरह के लोग उन दिनों प्लेटफार्म पर मौजूद थे। आलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। बेयरफुट माने नंगे पैर। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और ढीले ढाले सफ़ेद परिधान अर्थात कुर्ते पजामे पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेखक कहता है, मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ती थी, तब जाकर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल सके और समझ सके। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। लेखक कहता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था अंग्रेजी बोलने समझने वाला, तो हम
सांसारिक मामलों पर बातचीत किया करते थे और उस दिन अखबारों में छपने वाली घटनाओं पर बातचीत किया करते थे। जो भी प्रमुख घटनाएं उस दिन के अखबारों में छपती थी, हम उन पर बातचीत किया करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। इस प्रकार से मैं नेशन की पल्स यानी राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और लोगों का सरकारी नीतियों और योजनाओं के योजनाओं के संबंध में क्या विचार हैं, यह जानने की कोशिश कर रहा था। आगे देखिए, रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में होकर जाता था। अर्थात जो ट्रेन गुजर रही थी लेखक की, वो भारत के जो कृषि के हिसाब से सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र हैं वहाँ से होकर रास्ता जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदानी इलाका था जो समुद्र से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर था, किंतु गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। इस समय गंगा नदी भूरी मिट्टी से भरी हुई थी। स्वेलन विद फ्लड वाटर्स, और बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस। इसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबो रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबराज। तो लेखक कहता है, इसके उत्तर में जंगल थे जिसमें मनुष्य के सर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी, और कहीं कहीं पर पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा प्रत्येक और, देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of parked trees shaped like elms and having thick twisted trunks। कहीं कहीं पर, लेखक कहता है, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ों की कतारें थी और जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले एल्म पेड़ों के समान था। आगे कहता है, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म और आर्द्र हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, बंदर जिनमें कुछ माताएं थी, विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। बंदर जिनमें कुछ माताएं थी अपने बच्चों को छाती से चिपकाए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भोजन की तलाश में छलांगें लगा रही थी। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग। जो घर रास्ते में गुजर रहे थे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स। उनकी जो नोकीली छतें थी, पीक्ड माने नोकीली छतें, देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास। उनकी जो छतें थी नोकीली, वे उन पर छप्पर पड़े हुए थे। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, जो बांस के लट्ठों से, बांस की बल्लियों पर बंधे हुए थे।
स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, शहतीरों की मदद से बंधे हुए थे। दैट डे, उन दिनों, पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर दैम वर इन ब्लूम। पम्पकिन माने कद्दू, वाइन माने बेलें। उन दिने कद्दू की बेलें जो इन कच्ची मिट्टी के मकानों पर उगी हुई थी, वे उन पर फल आए हुए थे और ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। आगे देखिए। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा क्रम टूट गया। एज सून एज आई अलाइटेड, ज्यों ही मैं ट्रेन से उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। युवा बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर एकत्रित हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ से बुनी हुई सरकंडे की साधारण, हैंड वूवन रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न्स। सरकंडे की ये टोकरियां थी जिनके साधारण रूप और आकार थे। ये बच्चे उनको बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, इन बच्चों ने ये टोकरियां हाथों में ऊपर उठाई हुई थी। शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं समझ सका कि वो क्या कह रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, मैं उनके शब्दों को तो नहीं समझ सका, किंतु मैं इतना जान गया कि वे निश्चित रूप से अपनी टोकरियां बेचने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो 100,000 of people pulled up their roots and changed their residences. जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो लाखों लोगों को मजबूर होकर अपने बसे हुए मकानों को छोड़ना पड़ा था और अपने घरों से बेघर होना पड़ा था। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanatism. 9 million, 9 million मतलब 90 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय 90 लाख लोगों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। धार्मिक कट्टरता के कारण, सांप्रदायिकता के कारण ये लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब वे वहाँ से चले तो वे गरीब थे, बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अपनी लंबी यात्रा में वे और अधिक गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे जो कुछ वहाँ से ला पाए वो वाज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा बहुत भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा बहुत सामान था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, अपनी यात्रा के कुछ दिनों के पश्चात ही वे सड़क के किनारे भूख और कमजोरी के कारण गिरने लगे, और जहां वे गिरे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles. ये शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने
छोटी छोटी दुकानें बना ली थी और छोटी छोटी वस्तुएं बना रहे थे। वे मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। वे छोटी छोटी साधारण चीज़ें बना रहे थे और उनको उस बाज़ार में बेचने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे सामान को बेचकर उस बाज़ार में जो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ भरा था। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वे कपड़े या घास के छप्पर बनाकर गलियों और सड़कों के किनारे पर रह रहे थे। The peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives. इन शरणार्थी लोगों में जो किसान थे वे थोड़े से धन में अपनी जीविका कमाने के आदी थे। For the whole income of an agricultural family does not on the average exceed $1 a year. क्योंकि एक सामान्य खेती बाड़ी करने वाले परिवार की जो औसत आय थी वो $100 साल से ज़्यादा नहीं थी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. एक सामान्य अकुशल मजदूर 30 सेंट प्रतिदिन कमाता था या यूं कहें कि हफ्ते के $2 से कम कमाता था। There is only one meal. उन्हें दिन में केवल एक बार भोजन मिल पाता था और भोजन में an onion एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी, ए बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क एक कटोरी दाल और शायद दूध, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़ और शायद बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। चाय, कॉफ़ी, चिकनाई, घी, मिठाई या मांस उन्हें नहीं मिल पाता था। $100 a year is not $2 a week. साल के $100 हफ्ते के $2 भी नहीं बैठते। Yet even that small amount, फिर भी ये छोटी सी जो अमाउंट है इसे भी टोकरियां बेचकर कमाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था जो लोग पहले से ही गरीब थे। वे टोकरी कहाँ से खरीदते? That no doubt is the reason. इसलिए यही एक वजह थी कि ये छोटे बच्चे descended on me, मुझ पर टूट पड़े, like locust, टिड्डी दल की तरह टूट पड़े। I an American, मैं जो कि एक अमेरिकन था, was doubtless the most promising market they had seen. मैं जो कि एक अमेरिकन था इन बच्चों के लिए एक बाज़ार था। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उनका सामान खरीद लूँगा, इसीलिए वे मुझ पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़े। बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आने की खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, एक अन्य फल की टोकरी कुछ और ज़्यादा पैसे देकर खरीद ली। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एक सुंदर रद्दी कागज़ रखने की टोकरी ₹1 की। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी, एक प्यारी सुंदर टोकरी सिलाई का सामान रखने के लिए खरीद ली। ए फ्यू फैन फॉर एन आना और 2 ए पीस, कुछ पंखे जो एक आने का एक या एक आने के 2 थे मैंने खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और बच्चे भी आ गए, वे भी अब शोर मचाते हुए आ गए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी के समान हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड,
अनेबल टू मूव, पूरी तरह से घिरा हुआ, हिलने डुलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे अधिक परिश्रमी और जोर देकर अपना सामान बेचने की विनती करने वाली एक सुंदर सी लड़की जो लगभग 9 साल की थी, मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके हाथ में एक सुंदर सी हैंडल वाली टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। वह इस टोकरी के ₹1.50 या लगभग 30 सेंट मांग रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह एक विनम्र याचक थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वह इस प्रकार से विनती और याचना कर रही थी जिससे कोई भी हृदय पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाजुएं भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और ना ही मुझे किसी अन्य टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने पंखे और टोकरियों को अपनी बाएं हाथ में संतुलन बनाते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ अपने सीधे हाथ की कोट की जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और हैंडफुल चेंज मुट्ठी भर सिक्के। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, शायद 15 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और लगभग 15 सेंट मैंने उस लड़की की टोकरी में डाल दिए जिसे लिए वो मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैंने यह समझाने की कोशिश की कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी वाज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन यह मदद, यह खैरात के रूप में या दान के स्वरूप तुम ये पैसे रख लो। आई रियलाइज्ड एट वंस, तुरंत मुझे यह एहसास हुआ कि वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मुझसे कितना बड़ा अपराध या कितनी बड़ी गलती हो गई है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़ों में थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी भुखमरी, एज माने कगार, और जो भुखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, अपना हाथ टोकरी में डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ ए लेडी, और पूरे गर्व और स्वाभिमान के साथ एक युवती के तरह, एक पूरी युवती की तरह उसने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक बात रह गई थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली, मैंने पैसे देकर टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की ओर दौड़ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उस झोपड़ी की, घास की झोपड़ी की तरफ भाग गई जिस झोपड़ी में आज की रात कम से कम 30 सेंट अवश्य होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीज़न, कि यह एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारतीय लोगों से प्यार हो गया है। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जो मैंने भारत में देखे।
दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज इन अ हाई ऑफिस, चाहे वो ऊंचे दफ्तरों के हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उनमें गौरव, शालीनता और उच्च नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनमें स्वतंत्रता के प्रति भी बड़ी तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. यह सुंदर बच्ची जो गंदगी और दरिद्रता में पली बड़ी थी और जिसने व्यवहार और आचरण की शिक्षा किसी स्कूल में हासिल नहीं की थी, उसने मुझे महान भारतीय लोगों की जीवंत आत्मा के दर्शन करा दिए।